गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो से पहले और एक वीडियो मैंने तैयार किया था। जो पहला वीडियो था इस पाठ का, नमक का दरोगा, जिसमें मैंने इस पाठ के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद, उनकी जीवनी के बारे में बताया था और यह कहानी के जो पहला पैराग्राफ है उसको भी मैंने समझाया था। तो इस वीडियो में मैं आगे का पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो नमक विभाग एक खोला गया था, जिसमें अंग्रेज सरकार ने तरह तरह के कर उसमें लागू कर दिए थे, जिसके कारण लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। लोग अपने बड़े बड़े नौकरी को छोड़कर वे नमक विभाग के दरोगा पोस्ट के लिए वे आवेदन करते रहते। इसी बीच बंसीधर, जो कि प्रमुख पात्र हैं, मुंशी बंसीधर, वे नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं। घर से निकलते वक्त उनके पिता जो है, जिनका नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो मुंशी बंसीधर जो है, वे जब नौकरी के लिए निकलते हैं तो उनके पिताजी उन्हें कुछ आदेश देते हैं, क्योंकि वे बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन थे। तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को कुछ आदेश या संदेश देना चाहना मुनासिब समझा। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा, घर की दुर्दशा तो देख रहे हो, यानी उनकी पारिवारिक स्थिति तो जो था वे उतनी बुरा भी नहीं था और कुछ उतना अच्छा भी नहीं था। तो कह रहे हैं कि पारिवारिक स्थिति को तो देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। कह रहे हैं कि जो हमारी परिवार हैं वह ऋण के बोझों पर दबा हुआ है, यानी माथे पर बहुत प्रकार के कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, यानी उनके घर पर जो लड़कियां हैं वह बड़ी हो गई हैं, उनकी उम्र विवाह योग्य हो चुके हैं। उनकी विवाह भी कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत पैसों का जरूरत हो सकता है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। कह रहे हैं कि नौकरी में, यानी तुम तो नौकरी की तलाश में निकल रहे हो, पर नौकरी का जो ओहदा का अर्थ होता है पद, है ना। नौकरी का जो ओहदा होता है यानी पद जो होता है, उस पर तुम ध्यान मत देना। ध्यान किस पर देना, यानी जो पोजीशन होता है उस पर हमें ध्यान नहीं केंद्रित करना है, बल्कि हमें केंद्रित किस पर करना चाहिए, इनकम पर, हमें उपार्जन पर हमारा ध्यान देना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। कहने की ऐसा काम ढूंढना, यानी नौकरी की तलाश में तो जा रहे हो, पर ऐसा काम ढूंढना ताकि हमारी घर की दुर्दशा, हमारे पारिवारिक स्थिति जो दुर्दशा है वह दूर हो जाए, जो ऋण है सर पर वे मिट जाए, या जो तुम्हारे बहनें जो हैं, घर की बेटियां जो जवान हो गए हैं, उनकी शादी का जो खर्च होना बाकी है उस पर भी ध्यान देना, जिसमें ऊपरी आय हो। वे अपने बेटे को समझाते हुए और भी कहते हैं कि क्या कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी चांद, यानी जो पूर्णिमा में चांद जो हम आसमान में देखते हैं, वे क्या होता है कि गोलाकार, पूरे अपने पूर्ण शेप में होता है, लेकिन वे धीरे धीरे जितना दिन जाता है वो उसका हिस्सा घटता जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह जो वेतन जो होता है, तनख्वाह महीने का, वह पूर्णमासी के चांद के समान तुलना किया है कि वे एक पूर्णमासी का चांद है जो एक बार आता है महीने में, फिर वे लुप्त हो जाते हैं। लुप्त यानी विलीन हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, जिससे आय उन्नति का कोई अंदाजा नहीं रहता। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। कह रहे हैं कि आय
यानी ऊपरी आय यानी आउट इनकम जो होता है, यानी तनख्वाह मानो किसी का 20,000 अगर है, 20,000 अगर उसका तनख्वाह है महीने का, अगर वह 20,000 अपने खाने पीने, कपड़ा खरीदने, बच्चे को पढ़ाने में ही खर्च हो जाए, तो ऊपरी का जो खर्च होता है, जैसे कि कुछ गहने वगैरह खरीदना, किसी पार्टी वार्टी में जाकर गिफ्ट वगैरह देना, तो उसमें वह एक एक्स्ट्रा खर्च हो गया ना। तो उसको संभालने के लिए, यानी हमारी मन की जो आग्रह यानी जो चाहिदा है, उसको संपन्न करने के लिए हमें कुछ ऊपरी आय का जरूरत भी होता है। इसलिए ऐसा नौकरी ढूंढना जिसमें तनख्वाह के अतिरिक्त ऊपरी आय भी हो। यह संदेश पाते ही मुंशी बंशीधर घर से निकलते हैं नौकरी की तलाश में। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, देते के साथ वे बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। बंशीधर कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी को अंग्रेजी में कहते हैं ओबीडियंट, है ना, यानी पिता का आदेश मानने वाला, यानी पिता जो कहते थे उसको मानते थे। वे सुनकर घर से निकल पड़े नौकरी की तलाश में। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। वे यह सारी बातें ध्यान से सुना और घर से निकल पड़े नौकरी की तलाश में। अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यह जो अच्छे सकून जो शब्द है, इसका अर्थ है विख्यात। सकून शब्द का अर्थ है विख्यात, यानी एक बहुत ही विख्यात पद पर, यानी घर से तो निकले थे नौकरी के लिए, घर से जब निकले तो उन्हें एक विख्यात पद पर उनका नियुक्ति किया गया। वह पद कौन सा था? नमक विभाग के दारोगा पद। नमक डिपार्टमेंट जो है, सॉल्ट डिपार्टमेंट, यानी नमक विभाग के दारोगा पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। कहने की वेतन यानी जो नमक विभाग के दारोगा का पोस्ट था, उसमें उसका तनख्वाह अच्छा तो था ही, साथ में ऊपरी आमदनी भी, यानी आउट इनकम, ऊपर का जो इनकम होता है वह भी बहुत अच्छा था। यानी हर दिन कोई लिमिटेड इनकम नहीं था, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन और ज़्यादा, किसी दिन कम, यानी एवरेज बहुत अच्छे इनकम हो जाता था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। यहाँ पर जो फूले न समाये, जो यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, अधिक खुश होना। तो जब मुंशी बंशीधर के पिता को यह संदेश मिला कि उसके बेटे को, बंशीधर को, नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त किया गया है या उसे वह पोस्ट मिल गया है, यह सुनकर उनके पिता के हृदय गदगद से वे प्रसन्नता से झूम उठे, फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। जाड़े यानी ठंडे का मौसम, जाड़ा यानी ठंडे का मौसम, यानी ठंडे के मौसम था। यानी उनके जब उस पोस्ट में नियुक्त करने के बाद एक समय ऐसा आया कि जाड़े के मौसम थे, ठंड बहुत ज़्यादा था और रात का समय था। यानी जाड़े के दिन में, ठंडे के मौसम में दिन को तो ठंड लगता ही है, लेकिन रात को और अधिक और ज़्यादा ठंड महसूस होता है। तो जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही, चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। कह रहे हैं कि नमक डिपार्टमेंट यानी नमक जो विभाग है, उसमें दारोगा के साथ तो और भी बहुत सारे सिपाही वगैरह रहते हैं, हवलदार, कांस्टेबल वगैरह रहते थे। तो कह रहे हैं कि उस नमक विभाग में नमक के जो सिपाही थे, सोल्जर्स जो थे, वे और वहाँ के चौकीदार यानी होमगार्ड जो हैं, वे मस्त निद्रा में, निद्रा यानी नींद में सो रहे थे आराम से। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे।
यानी यह वह जाड़े का मौसम था, यानी अभी मुंशी बंशीधर के 6 महीना हुआ था वह पद संभाला हुआ, यानी कम से कम 6 महीने पहले उनका इस पद पर नियुक्त किया गया था और उनके इस पद में आश्रित होने के बाद अब 6 महीना गुजर गए हैं। 6 महीने हो चुका था उनके नौकरी का इस पद पर, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। कहने की जो यह 6 महीने का समय जो उन्होंने नमक विभाग में एक दारोगा के पद पर नियुक्त होकर जो कार्य कर रहे थे, वह कार्य अत्यंत ही कार्य कुशलता यानी कार्य तत्परता के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से कार्य करते हुए, एक निष्ठ भाव से, ईमानदारी से वह कार्य करते हुए और अपने उत्तम अर्थात सुंदर आचार यानी व्यवहार, उत्तम आचार, उत्तम यानी सुंदर, आचार यानी व्यवहार, यानी अपने कार्य तत्परता के कारण तथा अपने सुंदर व्यवहार के कारण वे उस डिपार्टमेंट के, उस विभाग के, नमक विभाग के सभी लोगों को वे अपनी ओर आकर्षित कर चुके थे। यानी सभी लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार चल रहा था, बन गया था उनका सभी लोगों के साथ अच्छी तरीके से पहचान। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। जो और बड़े बड़े ऑफिसर थे जो उस डिपार्टमेंट के, वे उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, क्योंकि उनके कार्य को देखकर वे उनसे बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करो अपने पेंसिल से कि नमक के दफ्तर से 1 मील दूर की ओर जमुना नदी बहती है। यानी सवाल आ सकता है कि नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती है? तो जैसे कि हम लोगों ने सुना कि यमुना नदी है ना, यहाँ पर जमुना है जो कि एक नदी है। वह नदी नमक के दफ्तर से 1 किलोमीटर दूर किस तरफ? 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मेन जो 4 दिशाएं हैं उसमें से किस तरफ यह नदी बहती है? पूर्व की तरफ, है ना, बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। कह रहे हैं कि वह जो जमुना नदी जो पूर्व दिशा की ओर था, उस नदी के ऊपर नावों से बना हुआ एक पुल बनाया गया था। अब यह सोचने की बात है, नाव से भला पुल कैसे बनाया जा सकता है ना? तो देखो नेक्स्ट पेज में, यानी हम अभी पढ़ रहे हैं पृष्ठ संख्या 56, पृष्ठ संख्या 58 पर देखो, जो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें देखो यह नाव 1 2 3 4 5 मतलब काफी नाव, यहाँ पर 5 नाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे नाव हैं जिसके ऊपर यह लकड़ियां रखकर वह पुल तैयार किया गया है। तो अभी हमारा डाउट क्लियर हो गया कि नाव का पुल कैसे होते हैं। तो कुछ नावों से उस यमुना नदी की ऊपर एक पुल तैयार किया गया। एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। दारोगा जी, कौन से दारोगा जी? उनके नाम क्या है? यस, मुंशी बंशीधर। यानी जो दारोगा मुंशी बंशीधर है वह भी अपने दफ्तर यानी अपनी ऑफिस में आराम की नींद सो रहे थे, मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कह रहे कि अचानक जब उनका आंख खुला, यानी मीठी नींद में सो रहे थे ना, तो जब अचानक से उनका आंख खुला तो नदी का जो स्रोत होता है, प्रवाह जो होता है, उसके आवाज के बदले कौन सी आवाज सुनाई देने लगे? गाड़ियों के चलने की, यानी 1 2 3 नहीं बल्कि बहुत सारे गाड़ियों के चलने की आवाज, गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देने लगे। और साथ में मल्लाहो यानी जो नाव चलाने वाले नाविक थे, उसे मछुआरे भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने रात को नाविक का तो वहां पर कोई काम नहीं है, तो वे मछुआरे थे जो मछली पकड़ते हैं रात को। तो उनके
हल्ला, कोलाहल यानी हल्ला सुनाई दिया। उठ बैठे। जो दरोगा जी मुंशी बंसीधर सो रहे थे वे उठकर बैठ गए। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती है? उनके दिमाग पर कुछ संकोच हुआ कि अरे इतने रात गए, वह भी जाड़े के मौसम में जहां कोई नहीं है, वहां पर यह गाड़ियों की चलने की आवाज कैसी है? वे सोच में पड़ गए कि इतनी सारी गाड़ियां क्यों जाती हैं। एक दो चलो ठीक है, लेकिन यह गाड़ियों की लाइन चलती जा रही थी। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। वे जब गाड़ियों की आवाज सुनने लगे तो वे सोच में पड़ गए कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। जहां नदी के प्रवाह के चलते गाड़ी की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगे थे, वे क्या उठकर बैठ गए और वे सोचने लगे कि जरूर यहां कुछ गोलमाल है, यानी लोचा है। वे अपने वर्दी पहनने के बाद तमंचा, जो तमंचा शब्द है वह किसे कहते हैं? तमंचा यानी पिस्तौल। जो इंस्पेक्टर या दरोगा जो होते हैं उनके पास छोटा सा पिस्तौल होते हैं। वे पिस्तौल अपने जेब में, जेब यानी पॉकेट में नहीं बल्कि जो पिस्तौल का जगह होता है वहां पर वे रखें और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। बात की बात यानी यहां बातों ही बात में नहीं बल्कि थोड़े ही समय में, बहुत तुरंत ही उनका तैयार होना, तमंचा अपने जेब में रखना और थोड़े से समय में ही वह घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर जा पहुंचे, जहां से वह गाड़ियों की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की लंबी कतार यानी एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के पीछे तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी गाड़ियों की पंक्तिबद्ध होकर वे नदी के उस पार जा रहे थे। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? जो दारोगा जी थे, जो मुंशी बंसीधर, वे उनसे डांट कर पूछते हैं कि किसकी गाड़ियां हैं? इतने रात को इतने सारे गाड़ी कहां जा रहे हैं? वे डांट कर पूछने लगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा अर्थात निस्तब्ध, यानी कोई किसी प्रकार का जो पहले कोलाहल सुनाई दे रहा था वे एकदम शांत वातावरण बन गया था। किसी प्रकार का कोई हल्ला चित्कार नहीं होता था, पूरे सुनसान जगह की तरह। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। कानाफूसी यानी कानों में कुछ बातें करते हुए सुनाई देने लगे कि एक दूसरे से कान में कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ बोल रहे होते हैं। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपुदीन की। जब दरोगा मुंशी बंसीधर ने पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं, तो सामने वाले में से किसी ने जवाब दिया कि यह आलोपुदीन की गाड़ियां हैं, यानी कोई व्यक्ति है जिनका नाम है आलोपुदीन, है ना, उनकी गाड़ियां है। कौन पंडित आलोपुदीन? तो दारोगा जी ने फिर से कड़ी शब्द में, रूखे शब्द में उन्होंने कहना शुरू किया, कौन सी पंडित, कौन सी आलोपुदीन, मुझे नहीं पता। दातागंज के। तो फिर से आवाज आया कि वे दातागंज, किसी एक गांव है या नगर है जिसका नाम है दातागंज। तो कह रहे हैं कि किसकी गाड़ियां, कौन सी आलोपुदीन, कौन सी पंडित आलोपुदीन? तो उन्होंने कहा दातागंज के, यानी उस जगह का नाम बताया कि वहां के आलोपुदीन, दातागंज के पंडित आलोपुदीन की गाड़ियां हैं। मुंशी बंसीधर चौंके। मुंशी बंसीधर जो है, जो दारोगा जी, वे चौंक गए कि अरे यह कौन सी मुंशी आलोपुदीन है।
जो दातागंज के हैं। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कह रहे कि जिस व्यक्ति का नाम बताया वह पंडित आलोपीदीन उस इलाके की यानी उस एरिया के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही नामी दामी जमींदार थे। यानी बहुत सारे जमीनों के मालिक जो होते हैं उसे जमींदार कहते हैं, खेती गृहस्थी वाले। तो वे एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, नामी दामी जमींदार थे। उनका चारों तरफ बोलबाला था, चारों तरफ उनका नाम था, चर्चा था। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। कह रहे कि लाखों रुपए, वे 1000, 2000, 10,000, 20,000 का लेन देन नहीं करते थे, बल्कि उनका लेन देन लाखों में होता था। और वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास से सिर्फ छोटे ही नहीं और ना ही बड़े ही, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके ऋणी ना हो, यानी उनके आभारी के तले दबे ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। कह रहे कि क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब वह नमक का विभाग खोला गया था तब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेज सरकार, अंग्रेज अफसर वहां आलोपीदीन के इलाके पर अक्सर शिकार खेलने आते थे। पंछी हो, जानवर हो, उसे वे शिकार करने आते थे और वे आलोपीदीन के घर पर आकर मेहमान नवाजी, यानी उनका बहुत अच्छे तरीके से खाना, आन पान, यह सारे उनका सेवा सत्कार किया जाता था। तो वे अंग्रेज सरकार के साथ उनका बहुत ही खास रिश्ता था, जान पहचान था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? मुंशी जी ने उनसे पूछा कि यह गाड़ियां कहाँ जाएंगी? गाड़ी जो होती है वह एक वचन है और बहुवचन में गाड़ी का क्या होगा? गाड़ियां। यानी बहुत बहुत ज्यादा। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। जब दारोगा जी मुंशी बंशीधर ने पूछा कि यह गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उसी भीड़ में से एक ने आवाज दिया कि यह गाड़ियां कानपुर जाएंगी। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने कहा कि यह गाड़ियां कानपुर जाएंगी और जैसे ही मुंशी बंशीधर दारोगा जी ने पूछा कि इस गाड़ियों में क्या है, क्या लदा हुआ है, यह प्रश्न सुनते ही जितने वहां पर लोग थे सबके बीच एक सन्नाटा सा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। जब वहां पर सन्नाटा छा गया, यानी किसी के मुंह से किसी प्रकार का कोई उत्तर, कोई जवाब न मिलने के पर उनका संदेह जो था, उनका जो डाउट था, वह और ज्यादा बढ़ने लगा कि जरूर इसमें कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ी है। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब उनकी पूछने पर कोई जवाब नहीं आया तो वे फिर से जोर से पूछने लगे कि हम पूछ रहे हैं इसमें क्या लदा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। जब उस भीड़ में से किसी का जवाब न मिलने पर वे घोड़े, यानी वे घोड़े पर सवार थे, है ना। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, ठीक है। तो वे घोड़े पर सवार थे। वे घोड़े को गाड़ी के नजदीक ले गए, जाकर टटोला यानी उसे छुआ तो उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने क्या पाया? टटोल कर देखा कि यह सारे नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित आलोपीदीन भी उस गाड़ियों में थे, किसी एक गाड़ी में वे बैठे हुए थे। कहने की पंडित आलोपीदीन अपने सजीले, यानी उनका जो गाड़ी था वह बहुत ही कॉस्टली गाड़ी था और रथ की तरह सजाया गया था, जिस पर वे कुछ सो रहे थे, यानी नींद में डूबे हुए, यानी कुछ सो रहे थे फिर जाग रहे थे, कुछ सो रहे थे जाग रहे थे, यानी उनका नींद
में डूबे हुए थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो जितने सारे गाड़ी वाले थे, यानी गाड़ी वाले मीन्स जो ड्राइवर थे, वे सब आलोपीदीन के पास पहुंचे। पहुंचकर उन्हें जगाया, महाराज महाराज। आलोपीदीन बोले, क्या है? तो उन्होंने कहा कि दारोगा जी ने सभी गाड़ियों को रोक लिया है और आपको घाट पर बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन की लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी यानी पैसों, अपने संपत्ति पर, अपने पैसे पर पंडित आलोपीदीन को बहुत घमंड था, विश्वास था कि मैं पैसे के जरिए कुछ भी कर सकता हूं। पैसे के जरिए इस संसार में जितना कुछ है सबको मैं खरीद सकता हूं। इसलिए उनको अपने लक्ष्मी यानी पैसे पर, लक्ष्मी अर्थात पैसे पर उनको बहुत विश्वास था, अखंड विश्वास था कि यह बंशीधर क्या है, मैं इसे पैसे से खरीद लूंगा। चलो, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। कहने की न्याय और नीति वह एक लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यानी लक्ष्मी चाहे तो लोगों से न्याय भी करवा सकता है और लक्ष्मी चाहे तो उससे अन्याय भी करवा सकता है, लेकिन उसका व्यवहार अलग अलग प्रकार के लोगों के पास अलग अलग रूप में प्रकाशित होता है। इन्हें वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। कह रहे हैं कि लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। वे यानी पंडित आलोपीदीन पैसे के बलबूते पर वे लोगों को जैसा चाहे वैसा नचाते थे, उसे खिलौना समझते थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। वे अपने रथ पर यानी अपने गाड़ी पर लेटे ही लेटे यानी सोए सोए कहने लगे कि चलो हम आते हैं, यानी तुम सब चलो, मैं आ रहा हूं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीरे लगाकर खाए। यह कहते हुए वे उठकर पान का एक खैनी तैयार किया और उसे अपने मुंह में डालते हुए निश्चिंतता के साथ वे आगे बढ़ने लगे, उठने लगे। फिर लिहाफ और ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी है। कह रहे कि वे जब अपने रथ से निकले तो निकलने के बाद, क्योंकि जाड़े के मौसम थे, जाड़े के मौसम में वे अंधेरी रात में आकाश तले ठंड तो बहुत ज्यादा होगी, ऊपर से वह नदी की साइड, नदी के किनारे तेजी ठंडी हवा बह रही थी, जिस कारण वे जो यहाँ पर फिर लिहाफ जो है वह क्या है, एक प्रकार की चादर ओढ़ना, जिससे ओढ़ने से गर्मी मिलती है। तो वे ओढ़े हुए दरोगा के पास जाकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा गलती हुआ और मेरी गाड़ियों को क्यों रोक दी है। तो बच्चों, आगे का जो पैराग्राफ है वह मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा।